गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर सुरक्षित, स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आई एम मूलचंद सिंह, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल MIT क्लासेज। बच्चों, आज सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको टाइम टेबल के बारे में बता दूं। पहले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, पहले 4 दिन बेटा हम आपको लिटरेचर कराएंगे, और फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन बेटा आपकी ग्रामर चलेगी, ताकि आपका सभी कोर्स जो है समय से पूरा किया जा सके। इसलिए लिटरेचर और ग्रामर दोनों साथ साथ चलेंगे। तो आपको अपनी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी बुक लेकर के बैठना होगा। आपको जो है अपना टाइम टेबल नोट कर लेना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि 4 दिन, पहले 4 दिन हफ्ते में आपको लिटरेचर कराई जाएगी, जिसमें आपकी 3 बुक्स हैं, प्रोज, पोइट्री और विस्टाज। ठीक है, क्योंकि सिलेबस कुछ समय से हमें पूरा कराना है। और लास्ट के जो 2 डेज हैं हमारा, फ्राइडे और सैटरडे, उसमें हम आपको बेटा ग्रामर पूरी कराएंगे। ठीक है, तो आज हम अपना 12th क्लास प्रोज का चैप्टर नंबर 1 आज आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारा चैप्टर है 1 वो है हमारा दी लास्ट लेसन। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी बुक में कितने चैप्टर हैं। तो जो हमारी प्रोज है उसमें हमारे 8 चैप्टर्स हैं। जो पोइट्री है उसमें हमारी 5 पोएम्स हैं, और जो विस्टाज, जो जिसको हम सप्लीमेंट्री बुक के नाम से भी जानते हैं, उसमें हमारे 7 चैप्टर हैं। ठीक है, और जो हमारी ये लिटरेचर है, ये टोटल जो तीनों बुक्स हैं ये 40 मार्क्स में आती हैं। 15 नंबर में हमारी प्रोज है, 15 नंबर की विस्टाज है, और 10 नंबर में हमारी पोइट्री है। ठीक है, ये तो आपको मैंने सबसे पहले दिन ही सिलेबस में आपको नोट करा दिया था कि हमें पेपर किस तरह से आएगा। तो आज बेटा हम अपना प्रोज का 1st चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। चैप्टर का नाम है दी लास्ट लेसन। ठीक है, रिटन बाई अल्फोंस डॉडिट। इसके जो राइटर हैं वो है बेटा अल्फोंस डॉडिट। तो सबसे पहले हमें जो भी टाइटल दिया है उसका नाम क्यों, मतलब उस टाइटल का मतलब क्या है। तो यहाँ देखिए, चैप्टर तो सबसे पहला है, बट इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है लास्ट लेसन। तो इस टॉपिक को आप समझेंगे कि लास्ट लेसन ये क्यों पढ़ा। ठीक है, दिस इज अ स्टोरी ऑफ मिस्टर M. हेमल एंड फ्रांज। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में समझेंगे। इस चैप्टर में जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहला है बेटा फ्रांज। कौन है सबसे पहला? फ्रांज। फ्रांज इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। फ्रांज इस चैप्टर का नरेटर है, कहानीकार है। एंड ही इज अ स्टूडेंट ऑफ M. हेमल। और M. हेमल जो कि एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, वह उनका एक स्टूडेंट है। लेकिन ये पूरी कहानी फ्रांज ही इसको जो है नरेट करता है। सेकंड जो इसमें करेक्टर है वो है M. हेमल। M. हेमल इज द फ्रेंच लैंग्वेज टीचर हु टॉट फ्रेंच लैंग्वेज इन अल्सास एंड लोरियंस फॉर 40 ईयर्स। ठीक है, M. हेमल जो एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, और वो अल्सास लोरियंस यानी फ्रांस में जो अल्सास लोरियन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर वो 40 साल से फ्रेंच लैंग्वेज सिखा रहे थे। ठीक है, लेकिन फ्रांज जो है वो एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि बहुत ज़्यादा केयरलेस है, लापरवाह है, जिसने कभी भी अपनी मदर टंग को सीखने का प्रयास नहीं किया। और उस गांव के बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे लोग जो अपनी मदर टंग को नहीं सीख पाए। और क्योंकि ये कहानी है बेटा 1871 की, जिस समय फ्रांस और जर्मनी में, यानी कि जर्मनी युद्ध हुआ था, और जर्मनी ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सास और लोरेंस को उन पर कब्जा कर लिया था। और उसके बाद उन्होंने अल्सास लोरियन में
यानी फ्रेंच भाषा को पूर्णतः बैन कर दिया था। ठीक है, उसके बाद यानी कि बर्लिन जो कि उसकी राजधानी कैपिटल है, वहाँ से एक ऑर्डर आता है कि अब यहाँ फ्रेंच पूर्णतः बैन है, अब वहाँ पर मतलब जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। तो इस तरह से यानी कि जो एम हेमल हैं, जो अल्सास लॉरेंस में फ्रेंच लैंग्वेज सिखा रहे थे, 40 साल से वो वहाँ उन्हें सिखा रहे थे, लेकिन उनके पास एक ऑर्डर आता है बर्लिन से, और उसके बाद वो अपने स्टूडेंट से यानी अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा आज ये आपका ये लास्ट लेसन है, क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र लेटर आ चुका है और अब आपको नेक्स्ट डे कोई और ही टीचर आपको पढ़ाएंगे। तो इस तरह से इस चैप्टर का जो टाइटल रखा गया है दी लास्ट लेसन, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो तीसरा जो करेक्टर है वो है विलेज पीपल। ये विलेज पीपल कौन थे? दे आर द पीपल ऑफ द नियर बाई विलेजेज एंड हु आर सिटिंग साइलेंसली ऑन द बैक बेंचेज ऑफ द क्लास। तो यानी कुछ गांव के लोग जो है उस क्लास में जो पीछे वाली बेंचें थी जो हमेशा खाली रहती थी, वो उस पर यानी स्टूडेंट्स की तरह बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए हैं। वो भी आज एम हेमल को सुनने के लिए आए हुए थे और वो एम हेमल को अपना सम्मान पे करने के लिए आए हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से इस लेसन में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो बेटा आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला फ्रांज, दूसरा एम हेमल और तीसरा है गांव के कुछ लोग। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, पहले आपको यानी अबाउट द लेसन, द लास्ट लेसन, अबाउट द ऑथर के बारे में आपको बताते हैं। अल्फोंस डोडिट वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। जो अल्फोंस डोडिट जो इस चैप्टर के ऑथर हैं, लेखक हैं, इनका जन्म हुआ था बेटा 1840 में। ठीक है, 1840 में इनका जन्म हुआ था और 1897 को इनकी डेथ हो गई थी। वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और अल्फोंस डोडिट एक यानी कि फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांस्को प्रूशियन वार 1870 टू 1871। और ये जो चैप्टर है ये 1870 से और 1871 के बीच की घटना है, जिसमें यानी फ्रांस और प्रूशियन के बीच में एक वार हुआ था, युद्ध हुआ था। ठीक है, और उस वार में यानी कि प्रूशियन ने फ्रांस के कुछ डिस्ट्रिक्ट को अपने कब्जे में ले लिया था। विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाई प्रूशिया लेड बाई बिस्मार्क। यानी कि प्रूशिया के द्वारा, जो प्रूशिया है उसके द्वारा फ्रांस की कुछ क्षेत्र को जो है उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, और वो डिस्ट्रिक्ट थे अल्सास एंड लोरेन। प्रूशिया देन कंसिस्ट ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ये प्रूशिया है, इसमें पहले ये 3 कंट्री जिसमें इंक्लूड थे, जिसमें आपका जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लोरेन हैव पार्ड
ठीक है। तो देखिए बेटा, अभी हमने चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर्स थे उनके बारे में आपको बताया, इसमें क्या कहानी है, कब से मतलब कहाँ से ली गई है और किस समय की इंसिडेंट है। ठीक है। टाइटल जो है इसका लास्ट लेसन नाम क्यों पड़ा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा दी लास्ट लेसन, यानी इस चैप्टर का जो नाम रखा गया, जबकि सबसे पहला चैप्टर है तो इसको लास्ट लेसन का नाम क्यों रखा गया है। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो इंसिडेंट है ये 1870 से 1871 की है, जैसा कि यहां आपको दिया भी है। ठीक है, 1870 टू 1871। ठीक है, उस समय फ्रांस और प्रूशिया इनके बीच में वार हुआ था, युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में प्रूशिया, जिसके अंदर 3 देश आते थे उस समय, कौन कौन से, जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों को मिलाकर के उस समय प्रूशिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी उस प्रूशिया में उस समय कौन कौन आते थे, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कब की बात है ये, 1870 से 1871 के बीच की ये घटना है, यानी कि वार हुआ था इन दोनों कंट्रीज के बीच में, और जिसमें प्रूशिया ने फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट अल्सास और लॉरेंस, ये देखो नाम है बेटा यहां पर, अल्सास और लॉरेन, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के जिन पर प्रूशिया ने अपना कब्जा कर लिया था। और जब वहां प्रूशिया ने कब्जा कर लिया, ठीक है, तो वहां तो जर्मनी भाषा बोली जाती थी, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती थी। तो वहां से बर्लिन से, जो कि इसकी कैपिटल थी, वहां से एक ऑर्डर आता है कि अब यहां पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, यानी फ्रांस भाषा को पूर्णतः बैन कर दिया गया था। और वहां क्योंकि वो किसका हिस्सा बन गया था, अब जर्मनी का। ठीक है, तो अब वहां पर जर्मनी ही सिखाई जाती। और इसीलिए जो है, जो एम हेमल हैं, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि दिस इज योर लास्ट लेसन, आज ये आपका बेटा लास्ट लेसन है, अब आपको कोई फ्रेंच भाषा नहीं सिखाएगा क्योंकि मेरा यहां से ट्रांसफर हो चुका है। अब कोई नेक्स्ट डे कोई और टीचर आएगा जो आपको अब जर्मन सिखाएगा। तो जब फ्रांस और जो गांव के लोग वहां पर थे तो उन्हें आज बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि अब उन्हें कोई फ्रांच भाषा, यानी जो उनकी मदर टंग थी, अब उनको कोई नहीं सिखाएगा। क्योंकि इस चैप्टर के माध्यम से हमें जो हमारी मदर टंग है उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कि हमें अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा ही एकमात्र ऐसी आपके पास कुंजी है जो आपको किसी भी दलदल से बाहर निकाल सकती है। ठीक है, तो ये आपने बेटा सीखा यहां पर अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। अब देखिए यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, बुक आप सबके पास होगी, आप अपनी बुक खोल करके बैठें और जहां से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट होता है आप वहां से देखेंगे, एक एक लाइन को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, इस पूरी कहानी में फ्रांज इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। जो फ्रांज है, जो कि एक स्टूडेंट है, वो इस कहानी का नरेटर है, जो पूरी कहानी वो बता रहा है। और फ्रांज किस प्रकार का स्टूडेंट था, वो एक बहुत लेजी स्टूडेंट था, बहुत केयरलेस था, जिसने कभी क्लास को सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, लेकिन लास्ट डे जब उसे पता चला कि आज, यानी जो एम हेमल है, आज उनका लास्ट डे है, तो उसे बड़ा दुख होता है और उसे एहसास होता है अपनी गलती का। और जो गांव के लोग थे वो जो है उसका इंपोर्टेंस समझते हैं अपनी मदर टंग का। ठीक है, जो यहां पर बताया गया है। तो देखेंगे यहां पूरी कहानी को किसने बताया, फ्रांज ने। जहां भी आई आया है तो ये बेटा फ्रांज के लिए आया है। ठीक है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ आ स्कोल्डिंग। यहां तक समझ ले पहले आप। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन us on participles and did not know the first word about them. I started, I किसके लिए आया बेटा, फ्रांज के लिए। फ्रांज बता रहा है ना पूरी कहानी को
आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए चला था, लेकिन वो कैसे चला था, लेट, देर से, वेरी लेट दैट मॉर्निंग, और उस सुबह को मैं बहुत मतलब लेट हो गया था, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, और फ्रांज जो है स्कूल के लिए चलता है, उसे बहुत देर हो जाती है, ठीक है। अब वो फ्रांज बहुत अधिक डरा हुआ था, किस लिए डर रहा था, क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो गया था, उसे भय था, उसे डर था कि आज लेट होने की वजह से भी उसको पनिश किया जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जो दूसरा रीजन था उसके डरने का, वो यह था कि टीचर ने उन्हें पार्टिसिपल्स के बारे में एक दिन पहले जो पढ़ाया था, आज उन्हीं पार्टिसिपल्स के बारे में टीचर उनसे सुनेंगे, तो इसलिए फ्रांज बहुत घबराया हुआ था। मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, यानी कि उसे डर था किस बात का, स्कोल्डिंग, डांटने का, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड, क्योंकि एम हेमल ने उनसे कहा था, किससे, फ्रांज से, क्या कहा था, हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो उनसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चंस करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं पार्टिसिपल्स के बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था, ठीक है। पार्टिसिपल्स के बारे में आप बेटा उसमें पढ़ेंगे सिंथेसिस में, क्योंकि पार्टिसिपल्स जो है वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, जो कि 3 होती हैं, और पार्टिसिपल्स भी उनमें से एक है जो कि आपके 3 होते हैं। फॉर अ मोमेंट, आगे देखेंगे, फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ द रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, फ्रांज कह रहा है कि एक क्षण के लिए तो मैं सोच रहा था कि मैं जो है स्कूल ही ना जाऊं, मैं आज जो है बंक मार दूं, मतलब स्कूल से बाहर ही अपना समय बिताऊं, एंड स्पेंडिंग डे आउट ऑफ द डोर्स, और मैं स्कूल से बाहर ही अपना समय बिताऊं, स्पेंड करूं। इट वाज सो वार्म, और मौसम जो था बहुत गर्म था, ठीक है। सो ब्राइट, और बहुत चमकीला था, द बर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी चहचा रहे थे, एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगलों के किनारे पर, यानी मौसम बहुत गर्म था, ठीक है, और चमकीला था, पक्षी चहचा रहे थे, और जंगलों के किनारे पर, यानी जो पक्षी थे वो चहचा रहे थे, एंड इन द ओपन फील्ड, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और आगे जैसे ही फ्रांज जा रहा था, घर से बहुत ज्यादा लेट हो गया था, ठीक है, स्कूल के लिए जल्दबाजी कर रहा था, और जैसे वो रास्ते में था तो उसने क्या देखा, एंड इन द ओपन फील्ड, उसने देखा कि एक ओपन फील्ड में, मतलब एक खुले हुए मैदान में, बैक ऑफ द सामिल, उसके पीछे, यानी मैदान के पीछे एक सामिल लगा हुआ था। सामिल का मतलब जानते हैं बेटा, जो आरा मशीन होती है, देखी होंगी आपने, ठीक है, आरा मशीन होती है ना, जहां लकड़ी वगैरह चिरती हैं, तो उसके लिए आता बेटा सामिल, ये जो सामिल है, ठीक है, आरा मशीन। और वहां पर क्या था, द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और वहां पर प्रूशियन जो सैनिक थे वो वहां पर ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी कि ड्रिल कर रहे थे, ठीक है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स, और फ्रांज कहता है कि इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल्स के रूल की अपेक्षा उस आर्मी को देखना बहुत ज्यादा आकर्षक था। टेम्पटिंग का मतलब लुभावना था, आकर्षक था। तो यानी फ्रांज के मन में ये आ रहा था कि आज मैं कॉलेज ना जाने की बजाय मैं इस प्रूशियन आर्मी की ड्रिल को ही देखता रहूं, क्योंकि अगर वो कॉलेज जाएगा तो वहां उसे पार्टिसिपल सुनाने पड़ेंगे,
और उसे पार्टिसिपल्स का एक वर्ड यानी एबीसीडी भी याद नहीं थी, इसलिए वो स्कूल से बाहर ही अपना समय बिताना चाहता था। और वहां उसने पीछे जो एक ओपन फील्ड था जहां प्रूशियन आर्मी ड्रिल कर रही थी, तो उन प्रूशियन आर्मी को देखकर उसे बड़ा आकर्षक लगा और वो उसे देख करके बहुत आनंदित था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन आगे फ्रांज कहता है बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मैंने अपना साहस जुटाया। एंड और हरीड ऑफ टू स्कूल, और हिम्मत करके यानी साहस जुटा करके मैं स्कूल के लिए चल दिया। ठीक है, अच्छा यहां कर लूं इसे, ठीक है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, फ्रांज कहता है कि पहले तो मेरी हिम्मत नहीं थी स्कूल जाने की। क्यों? क्योंकि एक तो लेट हो गया था फ्रांज, दूसरी बात फ्रांज जो है, क्योंकि फ्रांज को टीचर ने पार्टिसिपल सुनने के लिए दिए थे, वो उसको आते नहीं थे। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई वर्क दिया जाए कि आपको कल ये सुनाना है, अगर बेटा आपको याद नहीं होगा तो आपके अंदर एक डर रहेगा हमेशा कि आज टीचर हमसे पूछेंगे, अरे याद हमारे है नहीं, तो हमारे अंदर क्या रहेगा, एक डर पहले से ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यहां फ्रांज ने क्या किया, उसने अपने अंदर थोड़ा साहस जुटाया, और साहस जुटाने के बाद एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और हिम्मत करके वो स्कूल के लिए जल्दी चल दिया। आगे देखिए आगे क्या है, व्हेन आई पार्ट द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब सही सर अंडरलाइन, हाँ। व्हेन जब आई पार्ट द टाउन हॉल, और जैसे ही मैं उस टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो वहां पर जो एक सूचना पट लगा हुआ था, बुलेटिन बोर्ड जानते हैं बेटा, बुलेटिन बोर्ड होता है जो समाचार सूचना प्रदान करता है। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड सूचना पट जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वहां सूचना पट लगा हुआ था यानी बुलेटिन बोर्ड, और उस बुलेटिन बोर्ड के सामने फ्रांज ने क्या देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से यानी जितने भी बैड न्यूज होते थे वो सब कहां से प्राप्त करते थे, उस बुलेटिन बोर्ड से ही उनको मिलते थे। द लॉस्ट बैटल्स, अगर मान लीजिए हम मैच खो देते हैं, मैच हार जाते हैं, वो समाचार भी उन्हें वहीं से मिलता था। द ड्राफ्ट जानते हो, सेना में कोई विशेष भर्ती होती थी। ड्राफ्ट का मतलब यहां पर रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मी, सेना की कोई भर्ती। तो अगर सेना में किसी प्रकार की कोई भर्ती निकलती थी तो वो सूचना भी उन्हें कहां से मिलती थी बेटा, उस बुलेटिन बोर्ड से ही मिलती थी। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और यदि किसी भी ऑफिसर का किसी प्रकार का ऑर्डर होता था वो सब सूचना हमें वहां से प्राप्त होती थी। एंड आई थॉट ऑफ माई सेल्फ, और मैंने स्वयं के बारे में सोचा। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब फ्रांज ने सोचा कि यानी पिछले 2 साल से ये सब तरह के न्यूज हमें इस बुलेटिन बोर्ड से मिलते थे। किस प्रकार के न्यूज, किसी भी प्रकार का कोई बैड न्यूज होता था, ठीक है, और किसी भी प्रकार जैसे कोई हम मैच हार जाते हैं वो सूचनाएं भी हमें वहां से मिलती थी। कोई भर्ती अगर निकलती थी तो भर्ती की सूचना भी हमें उस बुलेटिन बोर्ड से प्राप्त होती थी, और किसी भी प्रकार के कमांडिंग ऑफिसर का आदेश जो है हमें वहां से प्राप्त होता था। तो अब जो है फ्रांज बता रहा है एंड आई थॉट ऑफ माई सेल्फ, और मैंने अब स्वयं के बारे में सोचा। ठीक है, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और फ्रांज सोचने लगा कि अब और क्या मामला हो सकता है जिस वजह से आज यहां पर इतनी सारी भीड़ इकट्ठा है। ठीक है, यानी कि जैसे ही फ्रांज ने उस बुलेटिन बोर्ड के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी तो उसके दिमाग में एक बात आई कि अब और क्या हो सकता है, आज इतनी भीड़ क्यों है, इसका मतलब कोई ना कोई नया न्यूज होगा जिस वजह से लोग यहां पर
इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। देन एज आई हरीड, आगे फ्रांज बताता है, देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। अब फ्रांज बता रहा है अपने बारे में, देन तब, एज आई हरीड जैसे ही मैंने जल्दी की, बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और मैंने जो है क्लास में पहुंचने के लिए यानी स्कूल जाने के लिए मैंने जल्दी की, और जितनी जल्दी मैं चल सकता था मैंने उतनी जल्दी की, ठीक है, जितनी तेज में दौड़ सकता था। द ब्लैक स्मिथ, तो वहां उसने क्या देखा, एक ब्लैक स्मिथ को देखा। ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं बेटा, जो लोहार होते हैं, ठीक है। तो रास्ते में उसे यानी एक लोहार से उसकी मुलाकात हुई। वाटर हु वाज देयर, जो वहां पर था, विद हिज अप्रेंटिस, और वो जो था वहां पर एक अप्रेंटिस कर रहा था। अप्रेंटिस जानते हैं बेटा, अप्रेंटिस होते हैं जो अंडर ट्रेनिंग होते हैं, मतलब जो किसी भी काम को सीख रहे होते हैं वो अप्रेंटिस कहलाते हैं। तो यानी कि वहां पर एक जो लोहार था वो कौन था, वो एक अप्रेंटिस था, वो वहां पर सीख रहा था। रीडिंग द बुलेटिन, और उस बुलेटिन को पढ़ते हुए, इससे आगे देखिए बेटा, कॉल्ड आफ्टर मी, इस पेज को थोड़ा बड़ा करना था, इधर ये वाला, ये वाला, अच्छा इधर को क्यों नहीं हो रहा है, चलो इतने रहने दो। कॉल्ड आफ्टर मी, कॉल्ड आफ्टर मी, तो फ्रांज बता रहा है कि एक जो ब्लैक स्मिथ था, जो वहां अंडर ट्रेनिंग था, अप्रेंटिस था, वो जो है फ्रांज के पीछे दौड़कर आया और उसने कहा डू नॉट गो फास्ट, डू नॉट गो सो फास्ट, और वो मुझसे कहने लगा कि आप इतने तेज मत जाइए, इतने तेज मत दौड़िए, ठीक है। डू नॉट गो सो फास्ट का मतलब है इतने तेज मत दौड़ो। बब यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, और बब जो है एक लड़के के लिए आता है, जो कि यहां उसने बब कहकर के संबोधित किया उसे, फ्रांज को। उसने कहा यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आपके पास स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त समय है, आप जल्दी मत कीजिए, ठीक है, आप आराम से जा सकते हो। तो यानी कि उस ब्लैक स्मिथ ने जो है उसको यानी फ्रांज को समझाते हुए कहा कि आपके पास पर्याप्त समय है और आप जो है बिना दौड़े भी स्कूल समय से पहुंच सकते हो। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, और जैसे ही उस लोहार ने फ्रांज से बात कही तो फ्रांज ने सोचा कि शायद वो उसकी मजाक बना रहा था, ठीक है। एंड रीड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, एंड रीड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीद, और वह यानी कि फ्रांज रीड मीन्स पहुंचा एम हेमल्स लिटिल गार्डन, एम हेमल्स के एक छोटे से बगीचे में, क्योंकि एम हेमल का वहां पर बगीचा भी था। ऑल आउट ऑफ ब्रीद, यानी कि ब्रीद मीन्स क्या होता है, सांस लेना, यानी कि हफहफाते हुए, क्योंकि वो दौड़कर जा रहा था तो वो हफहफाते हुए अब कहां पहुंच जाता है, एम हेमल के बगीचे पर, ठीक है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, यूजुअली सामान्यतः जब स्कूल लगता था, जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा जब सुबह के समय जब स्कूल लगता है यानी कि शुरू होता है तो अक्सर जो है फिर शोर शराबा शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे ही बच्चे आने शुरू होते हैं तो शोर शराबा शुरू हो जाता है। तो यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, आमतौर पर जब स्कूल लगता था, देयर वाज अ ग्रेट बस्टेल, तो वहां पर बहुत अधिक शोर शराबा होता था।
विच कुड बी हियर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, और जिस शोर को बाहर सड़क पर ही सुना जा सकता था। स्ट्रीट मीन्स रोड पर, यानी सड़क पर, गली से। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और वो जो शोर होता था वो किस चीज का होता था? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बच्चे जो आपस में डेस्कों को आगे पीछे खिसकाते हैं, वो शोर जो है उसको सुनाई देता था। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और जो बच्चे आपस में एक साथ लेसन्स को रिपीट करते थे तो वो इस प्रकार का शोर जो है उसको सुनाई देता था। वेरी लाउड, और जो कि बहुत जोर से होता था। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर्स मैप रैपिंग ऑन द टेबल। ठीक है, वेरी लाउड जो कि बहुत जोर से शोर होता था। ठीक है, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और जिसे हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपलिंग ऑन द टेबल, और जो एम हैमल टीचर थे उनके पास जो एक रूलर होता था वो हमेशा उनके पास टेबल पर रखा रहता था। ठीक है, बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन फ्रांज ने आज बिल्कुल वहां का जो दृश्य देखा, आज का जो दृश्य था वो बिल्कुल अद्भुत था, क्योंकि आज वहां बिल्कुल किसी तरह का शोर नहीं था। ठीक है, जैसे ही फ्रांज यानी कि स्कूल पहुंचा तो उसने पाया कि जहां रोज इतनी तेजी से शोर शराबा होता था, लेकिन आज जो है बिल्कुल शांति छाई हुई थी। आई हैड काउंटेड ऑन द commotions to get my desk without being seen, और फ्रांज बताता है कि मैंने बिना दिखाई दिए मैं क्लास में प्रवेश करना चाहता था। यानी कि जैसे आप कभी कभी लेट हो जाते हैं तो आप भी सोचते होंगे कि चुपके से जाकर के क्लास में बैठ जाएं। ठीक है, तो इस तरह से जो फ्रांज है वो जो है क्या चाहता था? वो चाहता था कि जो है बिना दिखाई दिए जो है जाकर के क्लास में बैठ जाए, किसी को पता भी नहीं चले। ठीक है, बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन आज वहां प्रत्येक चीज ऐसे शांत थी जैसे कि संडे की मॉर्निंग को रहता है। जैसे कि आपने देखा ना, संडे में कॉलेज ऑफ रहते हैं, तो संडे में कॉलेज का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल शांत मिलेगा आपको। तो आज जैसे ही फ्रांज वहां पहुंचता है तो वहां का जो वातावरण देखता है आज बिल्कुल शांति छाई हुई थी, किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं था। जैसे कि अक्सर वहां शोर सुना जा सकता था, मतलब स्कूल के बाहर से ही सड़क पर ही शोर सुनाई देता था, लेकिन आज किसी प्रकार का शोर नहीं था। ठीक है, आज बिल्कुल एकदम शांत वातावरण वहां पर था, जैसा कि संडे मॉर्निंग में होता है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, और फ्रांज कहता है कि मैंने विंडो से ही अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेज, क्योंकि उसके जो सहपाठी थे वो पहले से ही यानी कि अपनी अपनी बेंचों पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल, और जो एम हेमल हैं वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो फ्रांज ने क्या देखा? जो एम हेमल हैं जो अक्सर अपने पास रूलर रखते हैं, तो उनका जो रूलर था वो उनकी बगल में दबा हुआ था। ठीक है, बगल में उन्होंने अपना रूलर दबा रखा था। ठीक है, और वो क्लास में इधर उधर टहल रहे थे। जैसे कि आपने देखा होगा टीचर पढ़ाते समय अक्सर जो है क्लास में चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एम हेमल, उनका जो रूलर था उनकी बगल में था, बगल में दबाए हुए थे, और वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और उस रूलर को अपने आर्म के नीचे दबा करके वो इधर उधर क्लास में घूम रहे थे, टहल रहे थे। ठीक है, आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे डोर को ओपन करना था, एंड गो, और जाना था इन बिफोर एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति के सामने। मैंने दरवाजा ओपन किया और मैं सबके सामने जो है क्लास में गया। यू कैन इमेजिन
अब देखिए फ्रांज बता रहा है कि आप इमेजिन कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, कि मैं कितना घबराया हुआ था। जैसे ही मैंने दरवाजा खुला, ठीक है, तो मैंने अपने आप को पाया कि मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि आज जो है उसको जो है पनिशमेंट मिलना ही मिलना है। क्यों मिलना है? क्योंकि स्कूल लेट से आया है, देर से आया है। दूसरी बात, पार्टिसिपल्स का एक वर्ड भी उसको याद नहीं है, क्योंकि आज जो है टीचर उनसे पार्टिसिपल सुनेंगे। ठीक है, तो इन दो कारणों को लेकर के वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, घबराया हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन जैसा फ्रांज सोच रहा था ऐसा उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, कैसा सोच रहा था फ्रांज? फ्रांज सोच रहा था कि आज तो पनिशमेंट मिलना ही मिलना है, लेकिन जब वो क्लास में गया तो आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और एम हेमल ने बहुत ही काइंडली यानी दयालुता पूर्ण उससे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, क्या कहा? कि आप शीघ्र ही अपने स्थान पर जाकर के बैठ जाइए। लिटिल फ्रांज, हे छोटे बच्चे, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, अन्यथा हम आपके बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। यानी कि फ्रांज को आज बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आज तो टीचर ने उसको बिल्कुल भी नहीं डांटा। ठीक है, आज तो टीचर ने उसे कहा कि आप जाइए और अपनी सीट पर आराम पूर्वक बैठ जाइए। ठीक है, और अगर आप नहीं आते तो आपके बिना भी हम जो है लेसन शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, फ्रांज कहता है कि मैं बेंच के ऊपर से कूदा, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपनी डेस्क पर यानी अपनी बेंच पर जाकर के बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और फ्रांज बता रहा है अभी भी मेरे अंदर डर बैठा हुआ था। मैं बेंच पर जाकर बैठ तो गया, लेकिन अंदर से मुझे डर अभी भी लग रहा था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और फ्रांज ने क्या देखा कि आज जो टीचर हैं वो एक बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट पहने हुए हैं, हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी जो शर्ट थी वो झालरदार थी। फ्रिल्ड मीन जानते बेटा? फ्रिल्ड मीन्स होता है झालर वाली। तो आज जो है एम हेमल, ठीक है, यानी एक ग्रीन कोट में है, उनकी शर्ट वो झालर वाली है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और वह एक यानी कि ब्लैक और सिल्क कैप ओढ़े हुए हैं। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और वो जो कैप है वो पूरा उस पर कढ़ाई का वर्क है। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब उस पर कढ़ाई का वर्क है। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और एम हेमल जो है इस प्रकार की जो यूनिफॉर्म वो किसी स्पेशल ओकेजन पर ही पहनते थे। ठीक है, कैसे ओकेजन पर? या तो कोई प्राइज डेज हो या कोई इंस्पेक्शन करने के लिए जब आता था तब जो है इस प्रकार की ड्रेस जो है एम हेमल पहनते थे। ठीक है, बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड, और इसके अतिरिक्त जो पूरा स्कूल था वो आज बिल्कुल अद्भुत दिखाई दे रहा था। ठीक है, स्ट्रेंज एंड सोल्म, आज जो स्कूल था उसका जो दृश्य था वो बिल्कुल विचित्र था। ठीक है, एकदम शांत वातावरण, किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं है। ठीक है, जबकि डेली जो है वहां स्कूल से बाहरी जो बस्टिल होता था उसे बाहर ही सुना जा सकता था, लेकिन आज फ्रांज ने स्कूल का दृश्य बिल्कुल अलग देखा। आज किसी प्रकार का कोई शोर नहीं है, आज सभी के सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए हैं। आज उसने देखा कि जो पीछे वाली बेंच, क्लास में जो पीछे वाली बेंच होती थी जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी, आज उन बेंचों पर भी गांव के कुछ सम्मानित संभ्रांत लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, और वो भी बिल्कुल स्टूडेंट की तरह जो है शांतिपूर्वक टीचर को सुन रहे हैं। तो ये आज का दृश्य फ्रांज ने बिल्कुल अद्भुत पाया। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन आगे फ्रांज कहता है लेकिन जो
द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, यानी जो जिस चीज ने मुझे बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दिया, ऑन द बैक बेंचेज, की जो पीछे वाली बेंच थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो सदैव खाली पड़ी रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्व्स। तो फ्रांज ने क्या देखा? फ्रांज ने देखा कि उसकी क्लास में जो पीछे वाली बेंचें हमेशा खाली पड़ी रहती थीं, आज उन खाली पीछे वाली बेंचों पर गांव के लोग बैठे हुए हैं। और वो कैसे बैठे हुए हैं? सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, जैसे कि हम स्वयं शांतिपूर्वक बैठते थे, तो वो भी जो है बिल्कुल, यानी गांव के लोग भी स्टूडेंट की तरह शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। ओल्ड होसर, उनमें एक ओल्ड होसर था, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, और जो होसर था वो 3 कोनों वाला एक टॉप पहने हुए था। दी फॉर्मर मेयर, और वहां पर एक पूर्व मेयर भी बैठे हुए थे, जो पहले पूर्व में मेयर रह चुके थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, और एक पूर्व पोस्टमास्टर भी वहां पर बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अतिरिक्त गांव के कुछ और सम्मानित व्यक्ति भी आज वहां पर बैठे हुए थे। ठीक है, तो वहां पर गांव के कौन कौन लोग थे? वहां पर ओल्ड होसर थे, ठीक है, जो कि एक 3 कोनों वाला, देख रहे हैं आप, इन्होंने जो टॉप लगा रखा है वो 3 कॉर्नर्ड है, यानी 3 कोनों वाला हैट है जिसको पहने हुए हैं। दी फॉर्मर मेयर, एक वहां के पूर्व मेयर थे, ठीक है। दी फॉर्मर पोस्टमास्टर, एक पूर्व में, यानी जो पोस्टमास्टर रहे थे वो भी वहां पर थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अतिरिक्त गांव के कुछ और अन्य सम्मानित व्यक्ति भी बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, तो फ्रांज ने क्या देखा? फ्रांज ने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति बिल्कुल सैड है, उदास है, ठीक है। एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और होसर के पास एक पुरानी बुक है, थंबल्ड एट द एड, जिसके पेपर जो है किनारे से मुड़े हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेज, और जो ओल्ड होसर था उसके पास जो एक पुरानी बुक थी, वह उस बुक को बहुत ध्यानपूर्वक उसे पढ़ रहे थे, ठीक है। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग, आगे फ्रांज बताता है कि जबकि आई वॉज वॉन्डरिंग, जबकि मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा था, अबाउट इट ऑल, इस सब के बारे में। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर्स, अब जो एम हेमल जो यानी कि टीचर हैं, माउंटेड हिज चेयर, वो अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, माउंटेड हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर बैठे। एंड इन द सेम ग्रेव, और इन द सेम ग्रेव, वो बिल्कुल उसी उदारता के साथ। एंड जेंटल टोन, और जेंटल टोन के साथ, विच ही हैड यूज टू मी सेड, विच ही हैड यूज टू मी, यानी जैसे कि वो अक्सर बैठा करते थे। सेड, उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन। देखिए, जो बात मैं आपको बता रहा था शुरू में ही कि चैप्टर हमारा पहला ही है, लेकिन इसका जो नाम लास्ट लेसन क्यों पड़ा है, ठीक है, इसका नाम लास्ट लेसन क्यों पड़ा? क्योंकि आज जो एम हेमल हैं, आज उनका लास्ट डे था, ठीक है। जब वो अपने बच्चों को यानी कि पढ़ा रहे थे, तब उन्होंने ये कहा कि दिस इज योर लास्ट लेसन, आज ये आपका लास्ट लेसन है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको आज सिखा रहा हूं, मतलब जो आज मैं आपको ये लेसन सिखा रहा हूं, ये आपका आज लास्ट लेसन है। दी ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि उनके पास बर्लिन से, ठीक है, उनके पास बर्लिन से ऑर्डर आ चुका था, टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन सिखाने के लिए। बर्लिन क्या है बेटा? बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मन, ठीक है, बर्लिन जो है जर्मनी की कैपिटल है, तो वहां से उनके पास क्या आ गया था? ऑर्डर आ गया था।
इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेंस, जो अल्सास लॉरेंस जो डिस्ट्रिक्ट है जहां एम हेमल उनको फ्रेंच सिखा रहे थे, उनके पास बर्लिन से ऑर्डर आ चुका था। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और एम हेमल ने अपने सभी यानी स्टूडेंट से कहा कि यानी आज ये आपका लास्ट लेसन है, कल कोई अन्य टीचर आएंगे और वो आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अब आपको फ्रेंच कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि अब फ्रेंच लैंग्वेज यहां पर पूर्णतः जो है बैन कर दी गई है। अब जो भी कल नेक्स्ट टीचर आएंगे वो अब यहां आपको जर्मन सिखाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका फ्रेंच भाषा का आज ये लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और इसके बारे में आपको बिल्कुल अटेंटिव करना चाहता हूं, मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल सावधान करना चाहता हूं। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, और इतने कहने के बाद ही यानी व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, तो उनके जो ये शब्द थे मेरे कानों में एक गर्जना के समान थे। ओ द रेचिज दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, और वे अपने आप को सब अभागा महसूस कर रहे थे, ठीक है, कि अब हम अभागे रह जाएंगे, अब कोई हमें फ्रेंच नहीं सिखाएगा। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, और अब वो समझ गया कि टाउन हॉल के सामने इतनी बड़ी भीड़ क्यों इकट्ठा थी। अब फ्रांज को सारी बातें समझ में आ गई। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अब फ्रांज बता रहा है कि वह मेरा फ्रेंच का लास्ट लेसन था। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, हाउ आई हार्डली न्यू, क्योंकि मैं मुश्किल से ये जानता था हाउ टू राइट की फ्रेंच को कैसे लिखा जाता है। मतलब अभी तक जो फ्रांज है वो अपनी मदर टंग को नहीं सीख पाया था, वो अपनी मदर टंग लिखना भी नहीं जानता था, लेकिन आज फ्रांज को एक बात तो समझ में आ गई थी। क्या बात समझ में आ गई थी? कि हमें हमेशा अपनी मदर टंग को सीखना चाहिए, हमें कभी भी अपनी मदर टंग को मतलब सीखने में किसी प्रकार की भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आज ये सारा उसको समझ में आ चुका था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्योंकि आज फ्रांज को अपनी गलती एहसास हो गई। आज फ्रांज स्वयं अपनी गलती का एहसास कर रहा था। वो कह रहा था कि मैंने कभी भी मतलब अपनी मदर टंग को सीखने का प्रयास नहीं किया। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहां रुकना चाहिए। देन तब, ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, और जो मैंने लेसन्स नहीं सीखे थे आज मुझे उनके लिए बहुत खेद हो रहा था। मुझे बहुत आज यानी दुख था इस बात को लेकर के कि मैंने कभी अपनी क्लास को सीरियसली नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि अब एम हेमल उनको फ्रेंच भाषा नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि उनके पास अब जो है बर्लिन से ऑर्डर आ गया है। अब जो है कोई नेक्स्ट डे अन्य टीचर आएगा और वो उन्हें कौन सी भाषा सिखाएगा? अब वहाँ उन्हें फ्रेंच कोई नहीं सिखाएगा, अब वहाँ पर जो है जर्मनी सिखाई जाएगी, क्योंकि अब वो जो है अल्सास और लॉरेन जो है वो जर्मनी का हिस्सा बन चुके हैं। फॉर सीकिंग वर्ड्स एक्स, बल्कि वो अपने लेसन सीखने की बजाय वो कहाँ चला जाता था? पक्षियों के अंडे खोजने के लिए चला जाता था। और गोइंग सिल्डिंग ऑन द सार, या फिर जो है गोइंग सिल्डिंग ऑन द सार, या फिर वो सार में जाया करता था। माई बुक्स, और जो मेरी बुक्स थी, मेरी जो किताबें थी, दैट हैड सेम्ड सच आ न्यूसेंस व्हाइल एगो। अब फ्रांज बता रहा है कि जो पुस्तकें कुछ समय पहले मुझे बोझ प्रतीत होती थीं, लेकिन आज मुझे उन किताबों में इंटरेस्ट लगने लगा था। ठीक है, इस पैराग्राफ को यहां तक कर दूं पूरा, ठीक है। सो हैवी टू कैरी, जो बुक्स मुझे बहुत भारी दिखाई देती थी, क्योंकि देखिए जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना तो उन्हें
बुक्स का बड़ा भार दिखाई देता है, या जो लापरवाह बच्चे होते हैं उन्हें बुक्स बड़ा भार लगती हैं, तो उसे फ्रांज को भी जो है, जो कुछ समय पहले अपनी बुक्स जो है बड़ा बोझ साबित होती थी, माई ग्रामर, और जो मेरी ग्रामर की बुक थी वो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगती थी, एंड माई हिस्ट्री बुक ऑफ सेंट्स, और जो सेंट्स की जो हिस्ट्री बुक्स होती थी, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, लेकिन आज वो सारी पुस्तकें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगने लगी और अब मैं उन्हें कभी खोना नहीं चाहता था, एंड एम हेमल और मिस्टर हेमल को भी। टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और क्योंकि एम हेमल अब वहां से जा रहे थे, यह विचार उसे बहुत दुखी कर रहा था। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और फ्रांज बड़ा दुखी था, वो सोच रहा था कि अब मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और आज फ्रांज जो है, जो अपने टीचर से पहले घृणा करता था, आज वो उन सबको भूल गया, ठीक है। जो वो उनके रूलर से डरता था और वो उसी वजह से उनसे घृणा करता था, लेकिन आज वो सारी घृणा उसके अंदर से दूर हो गई, और आज क्योंकि आज उनका लास्ट डे था, अब कोई उन्हें फ्रेंच भाषा नहीं सिखाने वाला था, तो आज जो है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, और एक मदर टंग का क्या इंपोर्टेंस होता है, आज फ्रांज को ये सारी बातें समझ में आ गई। तो बेटा आज आप यहीं तक निशान लगा लें, इससे आगे कल आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए जोश और उत्साह के साथ, आपको इस चैप्टर को और आगे बताएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।